ये हमारा कॉन्सेप्ट है एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। पहले इसका मतलब देखते हैं आखिर इसका मतलब क्या होता है। एन एग्रीमेंट विच इज इंजीरियस टू द पब्लिक और इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज सेड टू बी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो इंजीरियस टू द पब्लिक है या अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, तो वो आपका एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। देयर इज नो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड लॉ ने कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन डिफाइन नहीं करी है। डिफाइन क्यों नहीं करी है मैंने आपको बता दिया, डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। द कोर्ट आर ऑथराइज्ड टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो कोर्ट के पास पावर दे दी गई है कि कोर्ट डिसाइड करे अगर कहीं पर कोई डिस्प्यूट आता है कि ये चीज पब्लिक पॉलिसी को अपोज कर रही है कि नहीं कर रही। द एग्रीमेंट व्हिच हैव बीन डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी बाय कोर्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो जो एग्रीमेंट कोर्ट ने ऑलरेडी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट डिक्लेयर कर दिए, वो सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर नीचे देखने वाले हैं। पहला है ट्रेडिंग विद एनिमी। अगर आप एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एनिमी वाला कॉन्सेप्ट हमने अपने चैप्टर नंबर 4 में भी देखा था। एलियन एनिमी, एलियन एनिमी कौन होता है? अगर दो कंट्रीज के बीच आपस में वॉर डिक्लेयर हो जाए तो दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे की कंट्री को एलियन एनिमी बोलते हैं, यानी जो आपका दुश्मन देश है वॉर के टाइम पे वो आपका एलियन एनिमी कहलाएगा। तो हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, अगर एलियन एनिमी के साथ आप ड्यूरिंग द वॉर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर किया जाएगा। आप कर ही नहीं सकते एलियन एनिमी के साथ ड्यूरिंग द वॉर एग्रीमेंट। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट वॉर डिक्लेयर होने से पहले किया था और फिर अचानक से वॉर डिक्लेयर हो गई, तो फिर आपके एग्रीमेंट को या तो होल्ड पे कर दिया जाएगा यानी सस्पेंड कर दिया जाएगा, या फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इसको आप डिटेल में देख लेना। एलियन एनिमी वाली कॉन्सेप्ट को मैंने चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से समझा रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एनिमी को लेकर क्या कहा गया है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो एनिमी के साथ, एनिमी कौन है? वॉर वाली कंट्री, जिसके साथ वॉर हो रही है उस कंट्री के साथ अगर आप कोई वॉर के टाइम पर ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो ट्रेडिंग वाला एग्रीमेंट होगा वो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। ट्रेडिंग विद एन एलियन एनिमी इज रिगार्डेड एज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। दस एन एग्रीमेंट मेड विद एन एलियन एनिमी इज अनलॉफुल ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड इज सेड वॉइड। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ए अ सिटीजन ऑफ इंडिया साइन अ डील विद बी अ सिटीजन ऑफ चाइना to send certain goods to India on a specific date. Later, the government of India declare war with China and then the whole transaction will become void on the ground of dealing with the enemy. तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं A और B। A सिटीजन ऑफ इंडिया है, B सिटीजन ऑफ चाइना है। तो A और B आपस में एग्रीमेंट करते हैं, एक डील साइन करते हैं जिसमें चाइना वाला सिटीजन जो है वो इंडिया वाले सिटीजन को कुछ सर्टेन गुड सप्लाई करेगा एक स्पेसिफिक डेट पे। लेकिन अचानक क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। देन द होल ट्रांजैक्शन विल बिकम वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डीलिंग विद द एनिमी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल। आपको ट्रैफिक वर्ड सुन के क्या समझ में आता है? ट्रैफिक का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी भीड़ हो रखी हो, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हो, आने जाने का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर रखा हो। ये वही बात यहाँ पर भी आती है। ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज का मतलब हो गया आप पब्लिक ऑफिसेज में ट्रैफिकिंग क्रिएट कर रहे हो, यानी आप जो है पब्लिक ऑफिसेज के अंदर के काम के बीच में रुकावट डाल रहे हो, आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो पब्लिक ऑफिसेज को। द एग्रीमेंट व्हिच अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस आर वॉइड एज दे आर अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो अगर जब भी आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो गवर्नमेंट ऑफिसेज या पब्लिक ऑफिसेज के नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करता है, एक नॉर्मल प्रोसीजर के बीच में कोई रुकावट डालता है, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो वो आपका अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी के अंदर कवर होगा। अगर बात करें ऐसे कौन से एग्रीमेंट हो सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी no money consideration for the appointment to an office in which the public is interested। तो यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी कहती है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी मनी कंसिडरेशन नहीं इन्वॉल्व करवा सकते गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर अपॉइंटमेंट को लेकर। यानी जब गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर किसी पर्सन की अपॉइंटमेंट होती है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर, तो वहां पर कोई भी मनी कंसिडरेशन यानी किसी भी तरीके की कोई रिश्वत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई भी अनलॉफुल तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट को फिल नहीं करोगे। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी के अंदर आएगा। Similarly, the agreement for the procurement of a public recognition such as परमवीर चक्र or any other title for monetary or other consideration are void। तो ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट था ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब होगा जो पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन होती है, अवार्ड्स होते हैं सच एज परमवीर चक्र या कोई अदर टाइटल, आप उनको अगर पैसा देकर मनी कंसिडरेशन या किसी और फॉर्म में कोई कंसिडरेशन देकर खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपका अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। Sohan paid rupees 15,000 to the officer to give his son the job in the Railway of India. On failure by officer, he could not recover the money as such contract amount to trafficking in public office, which is opposed to the public policy। तो यहाँ पर सोहन ने जो है 15,000 रुपीज एक गवर्नमेंट ऑफिसर को दिए कि मेरे सन की जो है रेलवे ऑफ इंडिया के अंदर जॉब लगवा दो। अब कल को जो है ये ऑफिसर सोहन के सन की जॉब नहीं लगवा पाता
तो सोहन जो है इस पैसे की रिकवरी नहीं कर सकता क्योंकि ये एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ए पेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू बी एंड बी एग्रीड टू ऑब्टेन अ सीट फॉर ए सन इन अ मेडिकल कॉलेज। दिस एग्रीमेंट वाज हेल्ड टू बी वॉइड बीइंग अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो ए जो है कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी देता है बी को और बी एग्रीड होता है कि मैं जो है ए के सन के लिए मेडिकल कॉलेज में एक सीट का अरेंजमेंट करवा दूंगा। मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, लेकिन यहाँ पर ए बी को कुछ पैसा देकर कह रहा है कि मेरे सन के लिए एक सीट रिजर्व करवा दो मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो इस तरीके का आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, ये भी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट टू प्रिक्योर द मैरिज ऑफ अ पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ सम ऑफ मनी इज कॉल्ड अ मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। सच एग्रीमेंट बीइंग अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी आर वॉइड। तो यहाँ पर लॉ ने जो है पता नहीं ये पॉइंट लिखते हुए कुछ अजीब सी लैंग्वेज यूज करी हुई है, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि लॉ ने हमें ये रूल इसी लैंग्वेज में समझाया है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A promised with B to procure a wife for him and B agreed to pay a certain sum of money to A for the procurement of the wife. In this case, the agreement is void as it is opposed to the public policy. तो यहाँ पर A जो है प्रॉमिस करता है B को कि मैं तुम्हारे लिए एक वाइफ जो है प्रिक्योर कर लूंगा। प्रिक्योर मतलब परचेज। लॉ बड़ी अजीब सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, वो कह रहा है परचेज ऑफ अ वाइफ। A जो है प्रॉमिस कर रहा है B से कि मैं तुम्हारे लिए वाइफ को परचेज कर लूंगा, यानी वाइफ का अरेंजमेंट करवा दूंगा। B agreed to pay a certain sum of money to A. बदले में B कह रहा है कि मैं तुम्हें एक certain sum of money पे कर दूंगा for the procurement of the wife. तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट कर रहे हैं इस तरीके का, ये एग्रीमेंट लॉ कहता है कि सीधे सीधे वॉइड है। आप इस तरीके का कोई भी मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझो, पैसा देकर किसी के हस्बैंड वाइफ का अरेंजमेंट करवाना, ये सीधे सीधे मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते, ये अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होता है। अब एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ था। एन एग्रीमेंट टू प्रिक्योर द मैरिज ऑफ अ पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ सम ऑफ मनी is called the marriage brokerage contract. Such agreement being opposed to the public policy are void. तो अब क्लियर हो गया आपको। अब नीचे एक बात और लिखी गई है, similarly an agreement to pay money to the parents of a minor to induce them to give the minor in marriage is void. तो क्या कहा गया है, अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो जिसमें आप किसी माइनर के पेरेंट्स को कोई पैसा पे करते हो और आप इंड्यूस करते हो माइनर के पेरेंट्स को कि वो माइनर को हमें दे दे मैरिज के लिए, इस तरीके का आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो भी void डिक्लेयर किया जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए फादर ऑफ अ गर्ल प्रॉमिस टू गिव अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू बी अ फादर ऑफ अ माइनर बॉय एंड बी एग्रीड टू मैरी हिज माइनर सन विद एज डॉटर। इन दिस केस द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पर ए जो कि फादर ऑफ अ गर्ल है वो प्रॉमिस करता है बी को, बी कौन है? फादर ऑफ अ माइनर बॉय। बी को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें सर्टेन सम ऑफ मनी दूंगा, तुम जो है अपने माइनर बॉय यानी माइनर जो लड़का है उसकी मैरिज मेरी डॉटर से करवा दो, यानी ए की जो डॉटर है उससे करवा दो। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है, यानी माइनर के पेरेंट्स को पैसा पे करा जा रहा है फॉर मैरिज। इन दिस केस द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट वॉइड होगा और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होगा। नीचे देखो यहाँ पर एक नोट दिया गया है, marriage bureau only provides information and does not negotiate marriage for reward, therefore it is not covered under this point. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो मैरिज ब्यूरो वाले होते हैं वो इस पॉइंट के अंदर कवर नहीं होंगे क्योंकि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, यानी दो पर्सन्स को आपस में एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के बारे में जानकारी देते हैं। अब आगे मैरिज हो या ना हो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उससे रिलेटेड वो कोई भी रिवॉर्ड चार्ज नहीं करते, यानी वो ये कभी भी नहीं कहते कि हम आपकी मैरिज करवा के ही रहेंगे, आप हमें बदले में इतना अमाउंट दे देना। इस तरीके के कोई रिवॉर्ड की वो बातचीत नहीं करते, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने का काम करते हैं। जबकि ऊपर वाले पॉइंट्स के अंदर मैरिज कराने को लेकर सीधे सीधे रिवॉर्ड दिया जा रहा था, ऊपर सच में प्रोक्योरमेंट जैसी बातें कही जा रही थी, यानी मैरिज को परचेज और सेल के नजरिए से कहा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई बातें नहीं होती, तो मैरिज ब्यूरो के कॉन्ट्रैक्ट जो है इस पॉइंट के अंदर कवर नहीं होते और उनको कभी भी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी नहीं कहा जाता। नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट। द फादर एंड मदर आर नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर चाइल्ड। दिस राइट ऑफ गार्जियनशिप कैन नॉट बी बार्टर्ड अवे बाय एनी एग्रीमेंट। एनी एग्रीमेंट फॉर सेल और ट्रांसफर ऑफ गार्जियंस राइट इज वॉइड एज बीइंग अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो जो फादर और मदर होते हैं वो नेचुरल गार्जियन होते हैं किसी भी माइनर चाइल्ड के, तो जब तक जो है कोई चाइल्ड माइनर है उसके नेचुरल गार्जियन उसके फादर और मदर माने जाते हैं। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा करा जाए जो माइनर के नेचुरल गार्जियन यानी जो उसके फादर और मदर है उनसे उनके गार्जियनशिप के राइट को छीनता है, यानी उनको उनके गार्जियनशिप के राइट से अलग करता है, बार्टेड अवे का मतलब दूर करना, अलग करना, तो इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट जो है अनलॉफुल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। फिर चाहे माइनर के फादर और मदर ने खुद ही क्यों ना इस तरीके का कोई एग्रीमेंट करा हो। इसका एग्जांपल देखते हैं। ए अ फादर हैविंग 2 माइनर सन। तो यहाँ पर ए एक फादर है जिसके 2 माइनर सन है, वो एग्रीड हुआ कि वो ट्रांसफर करेगा अपनी गार्जियनशिप को इन फेवर ऑफ बी, बी के फेवर में, एंड ऑल्सो एग्रीड नॉट टू रिवोक द ट्रांसफर, और साथ के साथ ये भी कह दिया कि मैं इस ट्रांसफर को कभी भी रिवोक नहीं करूंगा, यानी बी से ये गार्जियनशिप कभी नहीं छीनूंगा। सब्सिक्वेंटली ही फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ द बॉयज एंड अ डिक्लेरेशन दैट he was the rightful guardian. The court held that
he had a right to revoke his authority and get back the children. लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है ए को रियलाइज हुआ कि मैंने ये गलत कर दिया, तो उसने जो है कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि मुझे अपने माइनर सन की रिकवरी चाहिए और ये कहा कि मेरे पास राइटफुल गार्जियनशिप का राइट है। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी जो है जजमेंट ए के फेवर में सुनाया और कहा कि ए के पास राइट है कि वो अपनी अथॉरिटी को रिवोक कर सके, यानी ए ने जो एग्रीमेंट करा था वो एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और ए को उसके चिल्ड्रन जो है वापस मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी मतलब पर्सनल फ्रीडम। एन एग्रीमेंट व्हिच रिस्ट्रिक्ट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इज वॉइड एज बीन अगेंस्ट टू द पब्लिक पॉलिसी। तो आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिससे आप किसी अनदर पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करते हो, यानी उसके पर्सनल फ्रीडम के ऊपर रोक लगा रहे हो, तो ऐसा एग्रीमेंट आपका वॉइड और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। एग्जांपल इसका क्या है? ए ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम बी, अ मनी लेंडर, एंड एग्रीड विद बी दैट विदाउट बी's consent in writing he would not leave his job or borrow money or dispose his property or change his residence. It was held that the agreement was void on the ground of restraining personal liberty. तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए ने कुछ लोन लिया बी से, बी कौन है? एक मनी लेंडर, और दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें लिखा गया कि विदाउट बी's कंसेंट इन राइटिंग, बिना बी की राइटिंग कंसेंट के ए जो है अपनी जॉब छोड़ नहीं सकता, किसी और से पैसा बोरो नहीं कर सकता, अपनी प्रॉपर्टी को भी नहीं बेच सकता और अपने एड्रेस को भी चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो है ए के पर्सनल लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है इस एग्रीमेंट के थ्रू। तो ये एग्रीमेंट जो है अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम। अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो जिसके थ्रू आप कोई क्राइम कमिट करते हो तो वो भी आपका अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होगा। एन एग्रीमेंट फॉर्म्ड बाय द पार्टीज फॉर द कमीशन ऑफ अ क्राइम अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी विल बी कंसीडर्ड टू बी वॉइड। तो अगर पार्टीज आपस में कोई क्राइम से रिलेटेड एग्रीमेंट करती हैं किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, और किस चीज के लिए कर रही है? फॉर द कमीशन, कमीशन के लिए, तो आपका ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। सिमिलरली एन एग्रीमेंट टू इंडेमनिफाई अ पर्सन अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज क्रिमिनल एक्ट is also void being opposed to the public policy. Similarly, अगर आप कोई इस तरीके का एग्रीमेंट करते हो कि आप किसी पर्सन को इंडेमनिफाई करोगे, इंडेमनिफाई करने का मतलब क्या होता है? सामने वाली पार्टी का अगर कोई लॉस होता है तो आप उसकी रिकवरी करवा दोगे, इस तरीके का आप कोई एग्रीमेंट करते हो और ये कहते हो कि मैं तुम्हें इंडेमनिफाई कर दूंगा तुम्हारे क्रिमिनल एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, तो इस तरीके का एग्रीमेंट भी आपका वॉइड और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ए आस्क्ड बी टू किल सी प्रॉमिसिंग टू कंपनसेट बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, thus द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो यहाँ पर तीन पार्टीज हैं, ए, बी और सी। ए ने बी को कहा कि तुम सी को मार के आ जाओ और उसके बाद ये जो तुमने क्रिमिनल एक्ट करा है इसके अगेंस्ट में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें फेस करने होंगे उसको मैं इंडेमनिफाई कर दूंगा, यानी उसके बदले जो कंपनसेशन बनेगा वो मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम है, ये अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा और वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एनी एग्रीमेंट हुज पर्पस और इफेक्ट इज टू यूज इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड विद जजेस और ऑफिसर्स ऑफ जस्टिस इज वॉइड। तो आप किसी भी तरीके का कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिसके थ्रू आप किसी जज के ऊपर या किसी जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर या किसी विटनेस के ऊपर कोई इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस डालते हो, किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन इन्फ्लुएंस इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब हो गया आप गलत तरीके से इन्फ्लुएंस डाल रहे हो, गलत काम करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप किसी की जज के ऊपर, जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर या कोई विटनेस के ऊपर कोई इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस डालने का एग्रीमेंट करते हो तो आपका एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। एग्जांपल इसका देखते हैं। अ पर्सन एक्स इज कन्विक्टेड ऑफ कमिटिंग मर्डर, हिज फ्रेंड बी गोज टू जज टू मेक अ एग्रीमेंट टू गिव एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ ए, द एग्रीमेंट वाज हेल्ड टू बी वॉइड। तो यहाँ पर जो है एक पर्सन है एक्स, उसने जो है कोई मर्डर कमिट किया है, यानी किसी पर्सन का मर्डर किया है और उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। तो कोर्ट की हियरिंग से पहले जो है एक्स का फ्रेंड पी जज के पास जाता है और जाकर एक एग्रीमेंट करता है कि तुम जो है एक्स के फेवर में जजमेंट सुना दो और एक्स को रिलीज करवा दो। तो यहाँ पर एक्स आएगा। तो इस तरीके का अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो सीधे सीधे इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर आएगा और वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अ पर्सन आर इज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर एंड बी इज द विटनेस। तो यहाँ पर एक पर्सन आर है जिसने मर्डर किया है एंड बी इज द विटनेस, बी जो है विटनेस है जिसने आर को मर्डर करते हुए देखा है, तो बी आर के खिलाफ गवाही देने वाला है। इफ एन एग्रीमेंट इज मेड विद बी टू चेंज हिज स्टेटमेंट नॉट टू अपीयर इन कोर्ट इज अनलॉफुल एंड वॉइड। तो अगर आर कोई एग्रीमेंट कर लेता है बी के साथ कि तुम जो है अपना स्टेटमेंट चेंज कर देना या फिर जो है तुम कोर्ट में अपीयर ही मत होना, तो इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट जो है वॉइड होगा, अनलॉफुल होगा। आप जस्टिस के नॉर्मल प्रोसीजर के ऊपर इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरीके का कोई भी आप एग्रीमेंट करते हो तो वो इस पॉइंट के अंदर कवर हो जाएगा और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन। ध्यान से सुनना, बार बार इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। व्हेन एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड द गिल्टी पार्टी मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड एनी एग्रीमेंट व्हिच सीक्स टू प्रिवेंट द प्रोसिक्यूशन ऑफ सच अ पर्सन इज अपोज्ड टू अ पब्लिक पॉलिसी, देयरफॉर सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एक्सेप्ट वेयर क्राइम इज कंपाउंडेबल।
तो क्या कहा है यहाँ पर कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट करा है तो होना क्या चाहिए, गिल्टी पार्टी मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड, गिल्टी पार्टी के अगेंस्ट केस चलना चाहिए। तो नॉर्मल प्रोसीजर तो यही है। लेकिन अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो, एनी एग्रीमेंट, कोई ऐसा एग्रीमेंट करा जाता है जो आपको प्रोसिक्यूशन यानी केस फाइल करने से रोकता है, किसके खिलाफ, सच अ पर्सन, उस गिल्टी पर्सन के खिलाफ केस फाइल करने से रोकता है, तो वो एग्रीमेंट आपका अपोज टू बी पब्लिक पॉलिसी के अंदर आएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। ए नोइंग दैट बी हैड कमिटेड अ मर्डर obtain a promise from B to pay him rupees 10,000 in consideration of not exposing B. There is a case of stifling prosecution and the agreement is इलीगल एंड वॉइड। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी। बी ने जो है किसी का मर्डर कमिट कर दिया यानी किसी का खून कर दिया, और ये बात जो है ए को पता है। अब ए जो है बी के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी एक्सपोज नहीं करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने ये मर्डर किया है, बस तुम मुझे बदले में जो है 10,000 रुपीज की पेमेंट कर दो। यहाँ पर जो है नॉर्मली क्या होना चाहिए था, बी ने कोई मर्डर करा है, ए को पता है कि बी ने मर्डर करा है, तो ए को जो है बी के खिलाफ केस फाइल करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों पार्टीज आपस में एक ऐसा एग्रीमेंट कर रही है कि वो केस फाइल नहीं करेंगी। तो ये एग्रीमेंट जो है ए को केस फाइल करने से रोक रहा है, यहाँ पर बी के खिलाफ केस फाइल होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा। तो इस केस में लॉ कहता है कि ये सिविल प्रोसिक्यूशन का केस है, और इस तरीके का आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो इलीगल और वॉइड कहलाता है। यहाँ पर एक प्रिंसिपल काम करता है जो कहता है यू कैन नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ योर फिलोनी। तो यहाँ पर फिलोनी का मतलब होता है क्राइम। तो ये प्रिंसिपल कह रहा है कि आप जो है क्राइम को ट्रेड नहीं बना सकते, आप क्राइम को बिजनेस नहीं बना सकते, और यू कैन नॉट कन्वर्ट क्राइम इनटू अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट, और क्राइम को कभी भी प्रॉफिट का सोर्स नहीं बनाया जा सकता, जो कि यहाँ पर हो रहा है। ए जो है बी का सच छुपाने के बदले 10,000 रुपीज मांग रहा है, तो यहाँ पर सीधे सीधे बी ने जो क्राइम किया है उसके बदले ए अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो इस तरीके का तो आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ अगर ऐसे एग्रीमेंट को वैलिड डिक्लेयर कर दे तो कोई भी अमीर आदमी, कोई भी रिच पर्सन जो है किसी भी तरीके का क्राइम करेगा और क्राइम करने के बाद पैसा देके बच निकलेगा, उसके खिलाफ तो कभी कोर्ट में केस जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि आप इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, आप क्राइम को कभी भी ट्रेड नहीं बना सकते। आप ऐसा कोई एग्रीमेंट करोगे तो वो वॉइड होगा, अनएनफोर्सेबल कहलाएगा, एक्सेप्ट वेयर क्राइम इज कंपाउंडेबल। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है क्राइम इज कंपाउंडेबल। अब ये कंपाउंडेबल क्राइम क्या होता है, अब देखो बेसिकली दो एक्ट है जो क्राइम से डील करते हैं, एक है आईपीसी एक्ट, दूसरा है सीआरपीसी एक्ट। आईपीसी एक्ट जो है वो ये बताता है कि क्या क्या आप ऐसा काम करोगे जो क्राइम की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होगा, यानी अगर आपने कोई ऐसे काम किए तो वो क्राइम माना जाएगा और उसके खिलाफ इतनी सजा होगी या फांसी होगी, इस तरीके की जो भी बातें वो आईपीसी एक्ट बताता है। तो क्या होगा ये बात आईपीसी एक्ट ने बता दिया। अब किस तरीके से होगा, यानी कौन से प्रोसीजर का इस्तेमाल करा जाएगा, ये बात बताता है हमें सीआरपीसी एक्ट, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो सीआरपीसी एक्ट के अंदर जो है ऑफेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक कंपाउंडेबल, दूसरा नॉन कंपाउंडेबल। अब कंपाउंडेबल क्या होता है, कंपाउंडेबल मतलब आपने कोई छोटा मोटा क्राइम किया, कोई बहुत बड़ा क्राइम की बात नहीं हो रही, कोई सीरियस क्राइम नहीं करा आपने, जैसे कि कोई टैक्स रिलेटेड क्राइम करा है, कोई टैक्स की चोरी करी है, कोई कंपनी लॉ से रिलेटेड क्राइम कर दिया, तो इस तरीके के ऑफेंसेस को जो है कंपाउंडेबल के अंदर डाला जाता है। और नॉन कंपाउंडेबल कौन से होते हैं, जो बहुत सीरियस क्राइम होते हैं, जैसे कि मर्डर करना, किडनैपिंग करना, इस तरीके के क्राइम जो है बहुत सीरियस क्राइम है, तो इनको जो है बोला जाता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस को लेकर कहा जाता है कि इस तरीके के ऑफेंस जो है सेटल हो सकते हैं विद कोर्ट और विदाउट कोर्ट, यानी आप इस तरीके के ऑफेंसेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। अब कॉम्प्रोमाइज आप चाहो तो कोर्ट के बाहर कर लो, चाहो तो कोर्ट के अंदर कर लो, मतलब यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करा जा सकता है, आपस में दो पार्टीज बैठकर बातचीत कर सकती हैं। जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब कोई ऐसे सीरियस ऑफेंस जिसमें सेटलमेंट का कोई चांस नहीं है, सीधे सीधे मामला कोर्ट में जाएगा और आपको सजा सुनाई जाएगी, कोई भी सेटलमेंट यहाँ पर अलाउड नहीं होता। तो जब कभी भी आप कोई नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस करते हो तो उस केस में आपका स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन वाला पॉइंट लगेगा, लेकिन अगर आप कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस करते हो तो वहां पर दोनों पार्टीज आमने सामने बैठकर सेटलमेंट कर सकती हैं। यही बात यहाँ पर लिखी गई थी, एक्सेप्ट वेयर क्राइम इज कंपाउंडेबल। अगर क्राइम कंपाउंडेबल है तो आपस में बैठकर बातचीत हो सकती है, सेटलमेंट हो सकता है, वहां पर इस तरीके का एग्रीमेंट वॉइड नहीं माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी सिविल प्रोसिक्यूशन के केस में और ऊपर जो हमने पॉइंट पढ़ा था इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के केस में, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर कंफ्यूजन होने वाली है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क समझो। इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर केस फाइल हो चुका है, ऊपर वाले पॉइंट में जो है हमने देखा था दोनों एग्जांपल के अंदर केस फाइल हो चुका है, केस जो है कोर्ट में चल रहा है, और आप जो है अपने इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर किसी जज को या किसी जुडिशियल ऑफिसर को या किसी विटनेस को खरीदने की कोशिश करते हो या किसी भी तरीके का कोई दबाव डालते हो उसके ऊपर, तो वो आपका इस पॉइंट के अंदर कवर होगा, इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लेकिन जो सिविल प्रोसिक्यूशन है यहाँ पर केस फाइल नहीं हुआ, अभी तक केस फाइल नहीं करा गया है, कोर्ट में केस नहीं गया है, एक ऐसा एग्रीमेंट करा जा रहा है जिसमें केस फाइल करने से रोका जा रहा है, तो इस तरीके का एग्रीमेंट आपका स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के अंदर कवर होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मेंटेनेंस एंड चैप्टी। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीचे के आपको जितने पॉइंट देखने को मिल रहे हैं 7th 8th 9th और एक 11th पॉइंट है, ये 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से देखना है, इनके ऊपर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है,